अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 13 ऑफ IC 46 करेंगे। 12 चैप्टर्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार रेफ़र कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला पॉइंट है बच्चों री इंश्योरेंस ब्रोकर। अब ये री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है? तो बच्चों देखो, ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हमेशा प्रिंसिपल पार्टी और कस्टमर्स के बीच में डील करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी री इंश्योरेंस ब्रोकर क्या करेगा? इंटरमीडियरी की तरह एक रोल प्ले करते हैं बिटवीन फाइनल री इंश्योरर, दैट इज़ फाइनल री इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रिंसिपल री इंश्योरेंस कंपनी, प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में डील करते हैं री इंश्योरेंस ब्रोकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन लिमिट या लाइन। अब ये रिटेंशन लिमिट और लाइन क्या होते हैं? तो देखो ध्यान से सुनो। रिटेंशन लिमिट क्या होती है बच्चों? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपनी कुछ लिमिट सेट करती हैं कि अगर कोई क्लेम उनको पे करना है, तो अगर इंश्योरेंस एग्रीमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो वो कितना अमाउंट रिटेन करके अपने एंड से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन लिमिट क्या कह सकते हैं कि रिटेंशन लिमिट के अंदर क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी जो स्पेसिफिक अमाउंट को पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, अप टू इट्स ऑन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ट्रीटीज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड री इंश्योरर स्पेसिफाई रिटेंशन limit for specific risk and agreement to reinsure any specific amount above the reinsurance retention limit। ठीक है, तो दोबारा पढ़िए क्या बोला है मैंने। जो ट्रीटीज़ होती है, ठीक है, री इंश्योरेंस ट्रीटी की बात कर रहे हैं। ट्रीटीज़ बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड री इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफाई करती है रिटेंशन लिमिट को फॉर वेरियस रिस्क टू री इंश्योर। और री इंश्योरेंस भी किस पे होगा? रिटेंशन लिमिट के बियॉन्ड जाके। ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगी, समझ गए? तो रिटेंशन लिमिट मतलब जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी क्लेम पे, और ट्रीटी के अकॉर्डिंगली री इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करेगी? रिटेंशन लिमिट के बियॉन्ड वाला पॉइंट, बियॉन्ड वाला अमाउंट। सीडिंग कंपनी क्या होती है बच्चों? ध्यान से सुनो। व्हेन प्राइमरी इंश्योरर, या जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी, पासेस रिस्क टू री इंश्योरर, देन प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड सीडिंग कंपनी। ठीक है, एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कंपनी के साथ टैप किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ए, री इंश्योरेंस कंपनी बी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या बोला जाएगा? सीडिंग। ठीक है, चलिए सीडिंग कंपनी बोलते हैं री इंश्योरेंस कंपनी को। रेट्रोसेशन क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से सुनो। व्हेन अ री इंश्योरर री इंश्योर्स विद अनदर री इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी, सच प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रोसेशन। जब री इंश्योरेंस कंपनी किसी और री इंश्योरेंस कंपनी के साथ या किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है री इंश्योरेंस पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं रेट्रोसेशन। ठीक है, जब इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को इंश्योर करेगी तो री इंश्योरेंस, जब री इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को इंश्योर करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस कंपनी के साथ टैप करेगी, देन इट इज़ रेट्रोसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ट्रीटीज़। अभी ट्रीटी क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो। तो ट्रीटी देखो नाम से पता चल रहा है, ट्रीटी मीन्स एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ट्रीटी क्या है? ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट। और हमें पता है री इंश्योरेंस के केस में एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और एग्रीमेंट में क्या होगा? टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा, क्लेम पे करना होगा, तो कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और कितना री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। टीटी क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सीडिंग कंपनी, मतलब प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी, एंड री इंश्योरेंस कंपनी कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच रिस्क शैल बी री इंश्योर्ड। समझ गए? नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो। देखो, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस के केस में री इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है कि वो डिसाइड करे कि उसको रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मतलब फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस है अगर, तो री इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? रिस्क एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सुनिए। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस में री इंश्योरर मतलब री इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर दे शुड एक्सेप्ट द रिस्क और नॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सरप्लस री इंश्योरेंस। अब सरप्लस री इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों? सो इट इज़ एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स री इंश्योरेंस बियॉन्ड रिटेंशन लिमिट ऑफ प्राइमरी इंश्योरर। ठीक है, तो सरप्लस री इंश्योरेंस क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है, सरप्लस मतलब इंश्योरेंस कंपनी की जो रिटेंशन लिमिट है उसके बियॉन्ड कौन पे करेगा? री इंश्योरेंस कंपनी। बस सिंपल है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा है? कोटा शेयर। कोटा शेयर क्या होता है बच्चों? तो कोटा शेयर हम कह सकते हैं अ पोर्शन ऑफ ऑल बिजनेस टू बी री इंश्योर्ड। कोटा शेयर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पोर्शन जो हर इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस में री इंश्योर करना ही है। ठीक है, वो है कोटा शेयर उसका। एक्सेस ऑफ लॉस क्या है बच्चों? तो देखो,
एक्सेस ऑफ लॉस ध्यान से सुनिए, इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर इन री इंश्योरर स्टेप्स इन ओनली इफ देयर इज़ लॉस एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, तो अगर कोई भी लॉस पॉलिसी टीएनसी के अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक लिमिट के बियॉन्ड जाएगा तभी उस एक्सेस के लिए, ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनी एंटर करेगी। समझ गए? तो सुनो, दोबारा सुनो, एक्सेस ऑफ लॉस इज़ एन एग्रीमेंट wherein reinsurance company steps in only if there is a loss that exceeds the specified limit। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफाइड लिमिट क्या होगी, प्री डिसाइडेड होगी। नेक्स्ट पढ़िए, पूल अरेंजमेंट क्या है बच्चों? ठीक है, तो पूल अरेंजमेंट क्या होता है? देखो नाम से पता चलता है। पूल क्या होता है? पूल के मतलब जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो सुनिए, सो पूल अरेंजमेंट मीन्स a number of insurance companies agree to pool all premiums received and claims are paid from that pool। ठीक है, तो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? एग्री करेगी, सारे के सारे प्रीमियम्स को पूल करेगी। जो जितना भी प्रीमियम हमने रिसीव किया है एक जगह डाला और फिर अकॉर्डिंगली क्लेम्स पे करेंगे उस स्पेसिफिक पूल के हिस्से। ठीक है, पूल अरेंजमेंट नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्या है? सिंगल इंश्योरेंस कंपनी, सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ ना फैकल्टेटिव और ट्रीटी को थोड़ा सा, री इंश्योरेंस को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, फैकल्टेटिव और ट्रीटी। तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस या ट्रीटी री इंश्योरेंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब भी सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात चले, ठीक है, और जहाँ शेड्यूल ऑफ रिस्क कवर हो डिफरेंट लोकेशंस में, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट री इंश्योरेंस ऑफ अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी विच कैन कवर शेड्यूल ऑफ रिस्क इन डिफरेंट लोकेशंस, तो ये होगा फैकल्टेटिव हमेशा। ठीक है, जब भी हम सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें जो शेड्यूल ऑफ रिस्क को कवर करे डिफरेंट लोकेशन में, तो ये क्या होगा? ये होगा फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। वहीं बच्चों अगर हम ऑटोमेटिक री इंश्योरेंस की बात करें जो पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क को कवर करे, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को कवर करे, तो ये क्या होगा? ट्रीटी री इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो फैकल्टेटिव, अगर ऑटोमेटिक री इंश्योरेंस जहाँ पर पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क को कवर किया जा रहा है तो ट्रीटी। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रीटी री इंश्योरेंस क्या होता है? तो बच्चों ट्रीटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल ट्रीटी, दूसरा होता है नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ट्रीटी री इंश्योरेंस क्या होता है? ट्रीटी री इंश्योरेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोपोर्शनल, दूसरा नॉन प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस ट्रीटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या बच्चों? प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, री इंश्योरर रिसीव्स अ प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन और शेयर ऑफ प्रीमियम एंड पे द सेम प्रोपोर्शन और शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल है ना, मतलब पहले से प्रोपोर्शन डिसाइडेड है। ठीक है, तो री इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जो भी प्रीमियम है उसका स्पेसिफिक प्रोपोर्शन उसको रिसीव होगा और अकॉर्डिंगली वो क्लेम भी कैसे पे करेगी? उसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। तो मतलब जिस प्रोपोर्शन में प्रीमियम मिला उसी प्रोपोर्शन में हमने क्लेम्स भी पे किए। ठीक है, सिंपल नाम से पता चल रहा है प्रोपोर्शनल ट्रीटी। ठीक है, नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर नॉन प्रोपोर्शन मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, कोई प्री डिटरमाइंड रेशो यहाँ पर नहीं है। तो देर इज़ नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी, सुनिए, देर इज़ नो सच प्री डिफाइंड रेशो फॉर डिवाइडिंग द प्रीमियम एंड लॉसेज बिटवीन डायरेक्ट इंश्योरर मतलब री इंश्योरेंस कंपनी एंड री इंश्योरर मतलब री इंश्योरेंस कंपनी। समझ गए? तो प्रोपोर्शन में जहाँ पर प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन गिवन होता है, मेंशन होता है, नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में कोई स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मेंशन नहीं होता। ठीक है, कि प्रीमियम और क्लेम्स किस प्रोपोर्शन में रिसीव या पे किए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। अब प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं? तो बच्चों प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस भी फर्दर दो पार्ट्स में होता है, एक होता है कोटा शेयर, दूसरा सरप्लस शेयर। ठीक है, कोटा और सरप्लस ऊपर मैंने पढ़ा था, दोबारा सुन लो। कोटा शेयर क्या होता है? तो री इंश्योरर एज्यूम्स एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ ईच रिस्क फ्रॉम फर्स्ट रुपी अप टू द लिमिट असाइंड। ठीक है, कोटा में क्या है? कोटा में ना हमने स्पेसिफिक परसेंटेज फॉर ईच रिस्क हमने डिसाइड कर ली। ठीक है, री इंश्योरेंस ने बोल दिया कि हमने, देखो कोटा क्या होता है, री इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? कोटा डिटरमाइन कर लिया। तो री इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम्स एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ ईच रिस्क फ्रॉम फर्स्ट रुपी अप टू लिमिट असाइन। ठीक है, जहाँ एग्रीड परसेंटेज की बात है ध्यान रखना, वहाँ कोटा की बात चल रही है मतलब। वहीं सरप्लस क्या होता है बच्चों? तो सरप्लस तो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ये कोटा के जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोटा से डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर क्या पे करेगा री इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस अमाउंट को जो इंश्योरेंस कंपनी के रिटेंशन लिमिट के बियॉन्ड है।
समझ गए? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो सरप्लस शेयर क्या है? सरप्लस शेयर इज सिमिलर टू कोटा शेयर एक्सेप्ट दैट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क रिटेन्ड बाय डायरेक्ट इंश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट। ठीक है, कोटा में जहाँ पर परसेंटेज होता है, सरप्लस शेयर में फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है री इंश्योरेंस अकाउंटिंग। अब ये री इंश्योरेंस अकाउंटिंग क्या होती है? ठीक है, नाम से पता चल रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, री इंश्योरेंस पर्पस में जितने भी इवेंट्स हुए उसको यहाँ रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली री इंश्योरेंस अकाउंटिंग हो रही है, इट मीन्स देयर आर सम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस व्हिच आर अकर्ड इन री इंश्योरेंस एग्रीमेंट, सो सच ऑल दीज ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए, reinsurance accounting is the process of identifying, analyzing, reporting financial data and result for various group of people interested in reinsurance transaction। समझ गए? तो reinsurance transaction से related सारी की सारी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, फाइनेंशियल डेटा को और रिजल्ट को। ठीक है, ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब सारे इवेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एनालाइज करना है, उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल डेटा बनाना है और उस रिज़ल्ट को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस अर्नड बाय। ठीक है, आर ई मतलब री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस में कमीशन को अर्न करता है बच्चों। तो देखो, री इंश्योरेंस में हमेशा याद रखना, जो री इंश्योर्ड होगा उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो री इंश्योर्ड अर्न्स कमीशन फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनी फॉर सीडिंग प्रीमियम विद री इंश्योरर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस कमीशन। तो री इंश्योरेंस कमीशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिए। री इंश्योरेंस कमीशन मेनली दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड स्केल, दूसरा स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? री इंश्योरेंस कमीशन कितने पार्ट्स का होता है? दो पार्ट्स का होता है। एक होता है फिक्स्ड स्केल, दूसरा होता है स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, FSSS, ये शॉर्ट फॉर्म अपने याद करने के लिए। तो फिक्स्ड स्केल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो फिक्स्ड है तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा होगा, एक एग्रीड परसेंटेज को फिक्स कर रखा होगा कि जो प्रीमियम मिलेगा उसमें इतना परसेंटेज ऑफ कमीशन हमने देना है। ठीक है, तो सुनिए, तो कमीशन पेबल इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग एन एग्रीड परसेंटेज टू प्रीमियम सीटेड। समझ गए? तो फिक्स्ड स्केल मतलब फिक्स कमीशन दे रहे होंगे। स्लाइडिंग स्केल क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से सुनो, तो इट इज़ अ रेट ऑफ कमीशन which is based on loss ratio of TT during any one TT year on year or any one underwriting year। ठीक है, तो स्लाइडिंग स्केल में क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन किस पे बेस्ड होता है, लॉस रेशो पे बेस्ड होता है TT के। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों इस स्टेटमेंट। इस स्लाइडिंग कमीशन किस पे बेस्ड होता है, लॉस रेशो पे बेस्ड होता है। और लॉस रेशो कैसे निकालते हैं? तो बच्चों लॉस रेशो निकालते हैं इंकर्ड लॉस डिवाइडेड बाय अर्नड प्रीमियम इंटू 100। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिक्स स्केल कमीशन में क्या होता है, एग्रीड परसेंटेज जो हमने डिसाइड कर रखी है उस पर कमीशन देंगे। स्लाइडिंग स्केल किस पे डिपेंड करता है, लॉस रेशो पे। और लॉस रेशो कैसे निकालते हैं, इंकर्ड लॉस डिवाइडेड बाय अर्नड प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ गए? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, एक पॉइंट और है, प्रॉफिट कमीशन। ये प्रॉफिट कमीशन क्या होता है बच्चों? तो देखो प्रॉफिट कमीशन क्या है बच्चों, एडिशनल कमीशन हम दे रहे हैं। ठीक है, सीडिंग इंश्योरर को, जो हमारा प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है। तो प्रॉफिट कमीशन इज़ एन एडिशनल कमीशन परसेंटेज विच इज़ पेबल टू सीडिंग इंश्योरर ऑन प्रॉफिटेबल TT। देखो क्या नाम लिखा है, प्रॉफिट कमीशन, मतलब जो TT प्रॉफिटेबल होगी उस पर क्या कर रहे हो आप, एडिशनल कमीशन दे रहे हो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है, सरप्लस एंड एक्सेस ऑफ लॉस TT। अब ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं बट दोबारा बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, सरप्लस TT क्या होता है? तो स्टेटमेंट सुनिए, सीडिंग इंश्योरर, मैंने बताया था सीडिंग इंश्योरर क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। तो सीडिंग इंश्योरर डिसाइड्स द लिमिट ऑफ लायबिलिटी विच ही वांट्स टू रिटेन एंड दिस लिमिट इज़ रिटेंशन लिमिट। और उसी लिमिट तक वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, प्रिंसिपल इंश्योरर दैट इज़ डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। और उसके बियॉन्ड कोई भी लॉस होगा वो कौन पे करेगा, री इंश्योरेंस। ठीक है, एज़ पर दी सरप्लस TT। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, आपने अपनी रिटेंशन लिमिट मान ली, री इंश्योरेंस एग्रीमेंट था, आपने अपनी रिटेंशन लिमिट मानी 10 लाख रुपए। अगर कोई क्लेम आया एग्जांपल 50 लाख, ठीक है, तो एज़ पर दी एग्रीमेंट आपको 10 लाख
आपकी रिटेंशन लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बाकी 40 लाख कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट बच्चों एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा सुनो। तो एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी क्या है बच्चों? ये एक नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस है, अरेंजमेंट है, एंड दीज ट्रीटीज़ आर कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी बिटवीन प्राइमरी इंश्योरर एंड री इंश्योरर ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेज रेदर देन सम इंश्योर्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्सेस ऑफ लॉस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक स्पेसिफाइड लॉस के बियॉन्ड, ठीक है, जो होगा वो री इंश्योरेंस, तब री इंश्योरेंस कंपनी स्टेप इन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये ट्रीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर लायबिलिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी, प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस, ठीक है, रेदर देन एसआई। ठीक है, लॉसेस के बेसिस में जो आपकी लायबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। लायबिलिटी का मतलब बच्चों कि किसने पे करना है, ठीक है, अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी, प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या फिर री इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, पहले भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एक्सेस ऑफ लॉस क्या होता है। यहाँ पर भी री इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ तब एंटर करती है जब लॉस एक्सीड करता है किसी स्पेसिफाइड अमाउंट से। ठीक है, चलो तो बच्चों आज के टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम मतलब चैप्टर 14 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एएस, अगर मेरे सब्सक्रिप्शंस बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आप अपना प्यार लुटाते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं IC 99 की भी वीडियो बनाऊँगा, AS 44 की भी, सॉरी AS 54, ठीक है, IC 99 की भी वीडियो, AS 54 की मैंने 3 वीडियोस चैप्टर 1 की अपलोड कर दी थी, क्योंकि 8 चैप्टर्स हैं और बहुत बड़ा कंटेंट है उसका। ठीक है, तो उसका मैं एक वीडियो में फिनिश नहीं करूँगा, उसमें टाइम लगेगा। जैसे चैप्टर 1 की मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, सो विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, like and kindly share my channel so that I will be able to serve as much as I can do. चलो, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।